हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर यहाँ सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। जहाँ रशिया में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक आज होगी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठक पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे क्या क्या मुद्दा रहने वाला है इनके बैठक में और इनकी मीटिंग संभव कैसे हो पाई, ना होते हुए भी हाँ कैसे हो गया दोस्तों, वहीं आपको लगे हाथों बताएंगे। इजराइल के साथ जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले ईरान के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस मीटिंग ने कितने देशों को चौंका दिया है। साथ ही साथ बताएंगे भारत पाकिस्तान झड़प के बीच श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी आई है दोस्तों, जो काफी सालों से खबरें नहीं आई थी करतारपुर को लेकर। साथ ही साथ बताएंगे सीएम योगी जी के बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, दिखाएंगे और बताएंगे कैसे। साथ ही साथ चीन के चंगुल में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार, चिटगांग पहुंचे चीनी नौसैनिक जहाज, भारत की चिंता बढ़ा दी है इसने, बताएंगे इसके क्या परिणाम होने वाले। और साथ ही साथ लगे हाथों आपको बताएंगे महाराष्ट्र चुनाव से एक बड़ी अपडेट। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी कर दिया कैंडिडेट्स की लिस्ट, तो उधर राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उतार दिया उम्मीदवार। और महाराष्ट्र की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने चला दिया हरियाणा वाला दाव। तो वहीं बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर। क्या है महाराष्ट्रियन का इस बार प्लान, कौन जीतेगा चुनाव, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं और भारत के दुश्मनों के दांत खट्टे होते हुए देखना चाहते थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां रूस में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आज द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। गलवान संघर्ष के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात पर रहेगी पैनी नजर। बता दे ब्रेकिंग न्यूज, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर उपजा तनाव के बाद ये तनाव खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगभग 5 साल बाद आज द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार को रशिया के कजान शहर में द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर और कोई अन्य जानकारी नहीं साझा की। यह घटनाक्रम पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच एक नई सहमति बनने के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान में कहा था कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन डेमचौक और देवसांग से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने और इलाके में फिर से पूर्व की तरह यानी पहले की तरह पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों की सेनाओं ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी और सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी आगामी दिनों में शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन तक ने भी एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ हुए सैन्य समझौते की पुष्टि कर दी। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि प्रासंगिक मामलों पर एक प्रस्ताव पर पहुंच गया है और इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए हम नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे। वैसे दोस्तों, हमेशा की तरह अगर हम आपको बताएं तो ये हमेशा से जब भी चीन के किसी राष्ट्राध्यक्षों को भारत के साथ मुलाकात करनी होती है या भारत के साथ कोई मीटिंग करनी होती है, जैसे कि जिनपिंग अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों ये लोग कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब्स निकलकर सामने आए दोनों देशों के बीच और जो मुलाकात हो वाकई में बेहतरीन रह सके। ये चाइना का हमेशा से हथकंडा रहा है और इस बार हर एक ने उसके इस हथकंडे को समझ लिया है दोस्तों। जैसा कि अभी जिनपिंग मोदी से मिलने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने तुरंत ही एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच नई सहमति बना दिया, ताकि हम ये सोचे कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और इसी सोच के साथ मीटिंग भी बेहतरीन हो सके। ये चीन की एक तरीके से हमेशा से एजेंडा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, बहरहाल आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे तो आप लोग पीओवीज देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों आपको बता दें, इजराइल से जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं ईरान के राष्ट्रपति। रशिया के कजान में हुई मुलाकात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। जुलाई में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने पेजेश्कियन और मोदी के बीच ये पहली मुलाकात है। रूस के कजान शहर में चल रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इसे अच्छा बताया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये बैठक उस समय हो रही है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, खास तौर से हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेताओं की मौत के बाद मध्य पूर्व में स्थिति और भी तनावपूर्ण है। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच प्राचीन सभ्यता से जुड़े रिश्ते हैं। ईरान भारत के विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र में स्थित है और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण तालमेल है। भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार हैं। जनवरी 2024
2024 में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान की यात्रा की थी, जो कि सितंबर 2023 में ब्रिक्स में ईरान के शामिल होने के बाद उनकी पहली यात्रा थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रोफाउंड यानी प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर बहुत बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान ने 5 साल के लिए समझौते को किया रिन्यू। जी हां, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अगले 5 साल के लिए समझौते को रिन्यू किया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना जारी रखेंगे। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष बिताए थे। यहाँ नानक जी ने 16 सालों तक अपना जीवन बिताया था। बाद में इसी जगह पर गुरु नानक देव ने अपना देह त्याग दिया था, जिसके बाद यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब बन गया। ये जगह पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले में आती है। यहीं पर करतारपुर बसा हुआ है। ये जगह लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है और भारत पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवंबर के महीने में, बीते नवंबर में एक विवाद भी सामने आया था, जहां पर पाकिस्तान में सिख समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ का मामला सामने आया था। यहाँ के करतारपुर साहिब से स्थित इस गुरुद्वारे की बेअदबी की गई थी। करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे की दर्शनी ड्योढ़ी में महज 20 फीट की दूरी पर शराब और नॉनवेज पार्टी की गई थी। इस पार्टी के कई वीडियोस सामने आए थे। लगे हाथों आपको बता दें, सीएम योगी जी के बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल कर रहा इजराइल यूनाइटेड नेशन शांति सेना के ठिकानों पर कर रहा हमला। जी हाँ, इन दिनों इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुन कर मारने का काम कर रही है। इसके लिए वो लेबनान में हवाई हमले के साथ साथ जमीनी आक्रमण भी कर रहा है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स बोले तो आईडीएफ लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ठिकानों पर भी हमला कर चुका है। कुछ दिन पहले उन्होंने जहां शांति के मेन गेट को उड़ा दिया था, इसके बाद उनके सैनिकों पर आंसू गैस के गोले दागे थे, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि अब तो इजरायली सेना ने हद ही पार कर दी और शांति सैनिकों के वॉच टावर को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। मामले पर संयुक्त राष्ट्र अंतिम बलों ने यानी कि यूनिफिल ने एक बयान जारी कर कहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के वॉच टावर बुलडोजर की मदद से बर्बाद कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आरोपियों के घरों को तोड़ने के लिए करते हैं। इस पर यूनिफिल ने बयान जारी करके इजरायली सेना से अपने कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को और किन नामों से जानते हैं भारत के लोग? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, चीन के चंगुल में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार। चिटगांग पहुंचे चीनी नौसैनिक जहाज, भारत की बढ़ा दी चिंता। जी हां, श्रीलंका और पाकिस्तान को बर्बादी की राह पर लाने के बाद चीन ने अब बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन के नौसैनिक जहाज पिछले सप्ताहांत में बांग्लादेश पहुंचे, जिसने भारतीय महासागर के भू राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है और नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह दौरा बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के तहत विदेशी जहाजों का पहला आगमन है, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त में हटाए जाने के बाद हुआ है। चीन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन के प्रशिक्षण जहाज ची जिगवांग और उभयचर डॉक लैंडिंग जहाज जिंग गंगशयान 12 अक्टूबर को चिटगांग में 3 दिवसीय सौहार्दपूर्ण यात्रा पर पहुंचे थे। इस यात्रा का उद्देश्य बांग्लादेश नौसेना के साथ सहयोग बढ़ाना और अपनी समझ को गहरा करना है। चीन के बांग्लादेश में राजदूत याओ वेन ने इस दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से पेश किया कि हालिया राजनीतिक बदलावों के बावजूद चीन और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत होते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, शेख हसीना के निष्कासन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर यानी लो लेवल पर पहुंच गए हैं। कई जानकारों का मानना है कि चीन के जहाजों की मौजूदगी देश में भारत को अपनी नीति पर दोबारा विचार करने का संकेत देती है। इसी बीच दोस्तों, आपको ये भी बता दें, एक तरफ चीन भारत को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत पहुंची रशिया की साइलेंट किलर उफा सबमरीन। अमेरिका जैसे देश भी खाते हैं इससे खौफ। क्या है इसकी ताकत बता दें, रूस की पनडुब्बी उफा मंगलवार को कोच्चि बंदरगाह पर पहुंची है। यहां भारतीय नेवी के अफसरों ने उसका स्वागत किया। पीआरओ डिफेंस कोच्चि ने उफा की अगवानी करते अफसरों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यह भारत और रशिया के बीच अटूट दोस्ती का प्रतीक है। दोनों देशों में समुद्री सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत पहुंची रूसी पनडुब्बी उफा बिना शोर के पानी के नीचे ऑपरेशन की क्षमता रखती है, जो इसे खास बनाती है। उफा को कई मामलों में अमेरिका की उन्नत सबमरीन पर भी भारी माना जाता है। उफा डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को रशिया ने नवंबर 2019 में लॉन्च किया था और 2022 में अपनी नेवी में शामिल किया था। साथ ही साथ बता दें, मुझे भारत में रहने दीजिए अमित शाह जी, आपकी सरकार की शुक्रगुजार रहूंगी। जी हाँ, बांग्लादेशी तस्लीमा नसरीन की अमित शाह जी से यह कहते हुए अपील। दरअसल बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से मदद मांगी है। उन्होंने अमित शाह जी
शाजी से अपने एक्स हैंडल यानी कि जो पहले कभी ट्विटर हुआ करता था उस पर मदद करने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनका भारतीय रेजिडेंट परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और गृह मंत्रालय उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बताया है। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर काफी परेशान है कि उनका परमिट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तस्लीमा ने अमित शाह जी से रिक्वेस्ट किया है कि अगर सरकार उन्हें भारत में रहने देगी तो वो उनका शुक्रगुजार रहेंगी। तस्लीमा नसरीन ने बताया कि भारत में उनका रेजिडेंट परमिट 27 जुलाई को ही समाप्त हो गया। इसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी भारत सरकार की तरफ से रिन्यू नहीं किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अपनी निर्भीक लेखनी के लिए तस्लीमा मशहूर हैं, काफी फेमस हैं। वो सांप्रदायिकता की कट्टर आलोचक हैं। भारत में तस्लीमा साल 1994 से रह रही है। वो मूल तौर पर बांग्लादेश की रहने वाली है, लेकिन लगातार बांग्लादेश में सांप्रदायिकता और महिला समानता पर इस्लामी कट्टरपंथियों की आलोचना करने के कारण उनको देश छोड़ना पड़ गया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या अमित शाह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इजाजत देनी चाहिए तस्लीमा नसरीन को भारत में फिर से रहने के लिए? क्या है इस पर आपकी राय? दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। लगे हाथों आपको बता दें, ट्रूडो की सुरक्षा सलाहकार और डिप्टी मिनिस्टर ने अमेरिकी अखबार को लीक की थी भारत के बारे में खुफिया जानकारी। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा बता दें, यहाँ वो खबरें बताई जाती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो खबरें इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आपको जानना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया आपने हमारे इस वीडियो को तो सामने लाइक का बटन है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। बता दें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मामलों के डिप्टी मंत्री ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के बारे में संवेदनशील खुफिया जानकारी दी थी। ये कनाडाई पुलिस की ओर से सार्वजनिक रूप से भारत पर आरोप लगाए जाने से पहले किया गया था। इसके बाद RCMP ने भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में हत्या, जबरन वसूली और हिंसक आपराधिक गतिविधि करने का आरोप लगाया था। ग्लोबल एंड मेल ने सूत्रों के आधार पर की गई अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। ये दावा कनाडा के विनिपेग में सिख नेता सुखदूल गिल की हत्या और हिंसक गतिविधियों में भारत की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में लीक भारत चीन की हस्तक्षेप गतिविधियों पर लीक के बारे में ट्रूडो के दृष्टिकोण के उलट है। साथ ही साथ आपको बता दें, कभी हाँ कभी ना, आखिर अमेरिका का डर है या कोई और वजह है? क्यों ब्रिक्स का हिस्सा बनने पर टेंशन में है सऊदी अरबिया? बता दें, रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सहित 2 दर्जन विश्व नेता ब्रिक्स की बैठक के लिए कजान में जमा है। तमाम बड़े नेताओं के ब्रिक्स समिट में पहुंचने के बीच एक बार फिर सऊदी अरब का मामला ध्यान खींच रहा है। दोस्तों ब्रिक्स के मूल सदस्यों बोले तो ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने साल 2023 में हुई समिट में जिन नए देशों को ग्रुप में शामिल किया था उनमें सऊदी अरबिया भी है। सऊदी अरब की ब्रिक्स में सदस्यता फरवरी 2024 से शुरू होनी थी। आखिरी वक्त में सऊदी अरबिया ने कहा कि वो अभी इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फरवरी में सऊदी के एक अधिकारी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब अभी भी ब्रिक्स का सदस्य बनने पर विचार कर रहा है। सऊदी ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है, उसने इसे अभी भी विचाराधीन रखा है। फरवरी में ही अमेरिका और रशिया चीन गठबंधन के बीच तनाव के बीच सऊदी मंत्री फैजल इब्राहिम ने भी कहा कि उनका देश अभी तक समूह में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि सऊदी आखिर क्यों फैसला नहीं ले पा रहा है कि उसको ब्रिक्स में शामिल होना भी है या नहीं होना है। जी हाँ, वो क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तो आपको बता दें वजह बहुत बड़ी है दोस्तों, और वजह है अमेरिका। सऊदी अरबिया अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है, इसीलिए उसे अमेरिकी और पश्चिमी विरोधियों यानी रशिया और चाइना के साथ जुड़ाव बढ़ाने के बारे में शंका है कि अगर उसने इन ग्रुप्स के साथ में दोस्ती बढ़ाई तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया भारत नहीं है जो किसी से भी दोस्ती रख सके। भारत को अमेरिका तक कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भारत ने इस एंगल से अमेरिका को फंसा रखा है दोस्तों, और अपनी कूटनीति से हर देश पर अपना भारत राज कर रहा है। वो सबसे बेहतरीन तरीका जो किसी को आज तक नहीं पता सिवाय भारत के, और हमें गर्व है कि हम भारतीय है। ये बात कमेंट में आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिक्स में शामिल होने को क्यों बेकरार है नाटो का मेंबर तुर्की? इस कदम के पीछे क्या है एर्दोगन का प्लान? बता दें, तुर्की और रशिया के रिश्ते इतिहास में बहुत सहज नहीं रहे हैं। 1940 के दशक की शुरुआत में तुर्की खुद को अमेरिका के सहयोगी के तौर पर स्थापित करते हुए नाटो में शामिल हुआ था। नाटो शीत युद्ध के दौरान सोवियत हमले के खिलाफ यूरोप की रक्षा के लिए बना सैन्य गुट था। ऐसे में रशिया से तुर्की की नजदीकियां ना हो सकी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में तुर्की और रशिया के रिश्ते बदले हैं। साल 2003 में सत्ता में आने के बाद से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने नए दोस्त बनाने पर ध्यान दिया है। तुर्की ने चीन, रशिया और ईरान जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंदियों से संबंध बेहतर किए हैं। तुर्की ब्रिक्स में भी शामिल होने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसे पश्चिम का मुकाबला करने वाला ग्रुप कहा जाता रहा है। यानी कि नाटो ग्रुप का अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, यानी इक्वल का कॉम्पिटिटर है, तो वो है ब्रिक्स ग्रुप। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपनी दशकों पुरानी कोशिश में प्रगति की कमी पर निराशा का हवाला देते हुए तुर्की ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है।
है एर्दोगन के इस कदम का मकसद तुर्की के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना और पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से इतर नए संबंध बनाना है। एर्दोगन के प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि ब्रिक्स में शामिल होने से रशिया और चीन के साथ तुर्की के आर्थिक संबंधों में सुधार हो सकता है, इसीलिए एर्दोगन रशिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब एक मेंबर ऐसे ग्रुप में हो जो रशिया का कॉम्पिटिटर हो, रशिया का अपोजिशन हो, यानी कि नाटो में ऑलरेडी मेंबर बना हुआ है तुर्की, उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, क्या आपको नहीं लगता कि इधर की बात उधर करने में एक नंबर हो जाएंगे? एर्दोगन अगर ब्रिक्स में भी वो शामिल हो जाते हैं तो नाटो और ब्रिक्स की बातें इधर से उधर करने में पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मजाकिया अंदाज में बात करते नजर आए व्लादिमीर पुतिन। कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संबंध यानी भारत और रशिया के संबंध इतने मजबूत हैं कि हमें किसी ट्रांसलेटर की अनुवाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठहाके मार मार कर हंसने लगे और पुतिन भी जोर जोर से हंसने लगे। बता दें दरअसल द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आप हमारी बातचीत बिना ट्रांसलेटर के समझते हैं। फिर क्या था, इसके बाद दोनों नेता खिलखिलाकर हंसने लगे, जिसने दर्शा दिया है कि भारत और रशिया का जो संबंध है वो वाकई में किसी जय और वीरू की जोड़ी से कम नहीं है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाया शांति का रास्ता, कह दिया रशिया यूक्रेन युद्ध पर कि समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, युद्ध से नहीं। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत का मानना है कि सभी संघर्षों को शांति से सुलझाया जाना चाहिए। भारत किसी भी तरह की शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, यानी कि हम तुम्हारे हर तरीके से हेल्प करने को तैयार है। अगर तुम चाहो ये युद्ध समाप्त करना दोनों के दोनों देश, तो भारत मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि सुझाव के साथ साथ अपने आप को भी इस अच्छे कार्य में शामिल होने की बात कह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहीं आपको बता दें ट्रूडो की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ रहा है कनाडा, खालिस्तान की आग में घी डाल रहा है पाकिस्तान। कैसे, बता दें। अब आप हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों और आपको हम पूरी जानकारी ना बताए ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए दोस्तों हम आपको सारे खबरें विस्तार से बताते हैं, औरों की तरह नहीं कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ करके आगे बढ़ते चले गए। बता दें हाल के महीनों में भारत और कनाडा के बीच एक राजनयिक विवाद उभरा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय कर्मचारियों पर कनाडा में जासूसी और हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। ये कहानी कनाडाई सरकार और पश्चिमी मीडिया में काफी सुर्खियों में है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन में भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो भारत को विभाजित करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। ट्रूडो का ध्यान भारत के कथित कार्यों पर केंद्रित करना असली समस्या से मुंह मोड़ने जैसा है, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में है। पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने यह बताया कि खालिस्तानी अलगाववादी जो स्वतंत्र पंजाब की मांग करते हैं, कभी भी लाहौर जो इतिहास में पंजाब की राजधानी रही है उसको निशाना नहीं बनाते। ये संयोग नहीं है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लंबे समय से इस आंदोलन को समर्थन दे रही है। वाकई में दोस्तों ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि अभी तक लाहौर पर किसी भी प्रकार की ना तो बुरी टिप्पणी की है इन खालिस्तानियों ने और ना ही कभी उस जगह को निशाना बनाया है। साथ ही साथ आपको बता दें दक्षिण कोरिया की किम जोंग उनको बहुत बड़ी चेतावनी, कहा रूस को मदद करना बंद कर दे नहीं तो हम भी यूक्रेन को देंगे हथियार। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। तो वहीं अब उत्तर कोरिया पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद के आरोपों के बाद दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर चेतावनी दी है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने पर विचार कर सकता है। दक्षिण कोरिया का ये बयान उत्तर कोरिया द्वारा रशिया में सेना भेजने के जवाब में आया है। दक्षिण कोरिया का बयान जाहिर तौर पर रूस पर दबाव डालने के लिए है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों को शामिल ना करें। दरअसल दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को चिंता इस बात की है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए बतौर उपहार उत्तर कोरिया को उच्च हथियार तकनीक दे सकता है, जिससे दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने वाले उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारियों ने उत्तर कोरिया द्वारा कथित तौर पर रशिया की मदद के लिए सेना भेजने की निंदा की है। तो वहीं आपको बता दें जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप, 2 गुटों में जमकर मारपीट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में दिवाली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में 2 ग्रुप के छात्रों के बीच झड़प हो गई और मारपीट भी हुई। ये झड़प कैंपस के गेट नंबर 7 के पास हुई, जिससे उत्सव के दौरान अफरा तफरी मच गई। जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेशन आयोजित किया गया था, जहां राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। संगीत, रंगोली प्रतियोगिता और हजारों दिए जलाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ऐसे में आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने समारोह का विरोध किया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और इस्लामी नारे लगाए गए, जिसके बाद 2 गुटों में छात्र बट गए और आरोप है कि मारपीट हुई। अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ
साथ ही साथ बता दें महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की कैंडिडेट्स की लिस्ट। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उतार दिया उम्मीदवार। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने 45 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। शिंदे गुट की ये पहली लिस्ट है। रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा वायकर को टिकट दिया गया है। अर्जुन खौतकर को जलना से टिकट दिया गया है। वहीं राज ठाकरे के बेटा अमित ठाकरे के खिलाफ सदा सरवनकर को टिकट दिया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की जंग जीतने के लिए बीजेपी तक ने हरियाणा वाला दाव चल दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य में फिर खिला पाएगी कमल पहली सूची से? क्या है बीजेपी की रणनीति, आपको बता दें महाराष्ट्र में होने जा रहे असेंबली चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा वाला दाव चल दिया। जिस रणनीति के तहत पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता कब्जाई है, अब उसी रणनीति को महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है। इसकी छाप चुनाव के लिए घोषित बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची से साफ मिल रही है। इस सूची में बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जबकि दूसरी लिस्ट कुछ दिनों बाद जारी होगी। पार्टी रणनीतिकारों को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा वाला दांव महाराष्ट्र में भी सटीक बैठेगा और पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि आखिर हरियाणा वाला दाव क्या है? तो आपको बता दें हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट वाली मानी जाती है। करीब 10 साल पहले जब से बीजेपी राज्य की सत्ता में आई, उसने गैर जाट नेता को वहां का सीएम बनाया। इसे वहां के जाट अपना अधिकार छीनने की तरह देख रहे थे। इसके साथ ही इस बार जवान, किसान और पहलवानों के मुद्दे पर भी बीजेपी के प्रति बेरुखी थी। कांग्रेस ने जाटों के इस रुख को देखते हुए 90 में से 52 टिकट दिए, जिससे जाट एक तरफा उसके पाले में आ गए। तो वहीं बीजेपी ने जाटों को सम्मानित संख्या में टिकट तो बांटे, लेकिन उनका तुष्टीकरण नहीं किया। इसके बजाय बीजेपी ने गैर जाट समुदाय को साथ जोड़ने के लिए उन्हें ज्यादा टिकट बांट दिए। इन गैर जाट समुदायों ने भी खुलकर बीजेपी का साथ दिया और चुनाव में लगातार तीसरी बार उसकी सरकार बनवा दी। अब हरियाणा के इसी सफल फार्मूले को बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी अपनाया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे प्रभावी समुदाय मराठा है। जमीन, कारोबार, नौकरी, राजनीति सभी क्षेत्रों में इसी समुदाय का बोलबाला रहा है। राज्य में अब तक हुए सभी मुख्यमंत्रियों में आधे से ज्यादा इसी समुदाय से रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद ये समुदाय अपने लिए ओबीसी कोटे की मांग करता रहा है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लेकर मुखर है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा के सीनियर लीडर के मुताबिक टिकट वितरण में मनोज जरांगे फैक्टर पर बहुत ज्यादा विचार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी अच्छा खासा सीट बना पाएगी? दोस्तों महाराष्ट्र में आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ मुंबई में सीएम योगी जी के पोस्टर लगवा दिए गए हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। चुनावों से पहले मुंबई के कई इलाकों में योगी जी की फोटो के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो और उनका संदेश लिखा हुआ है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान ये नारा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मुंबई में ये नारे एज अ पोस्टर किसने लगवा दिया? तो आपको बता दें इस पोस्टर को विश्व बंधु राय नाम के शख्स के द्वारा लगाया गया है और ये शख्स यानी विश्व बंधु राय बीजेपी का समर्थक है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने